हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी। बीए थर्ड ईयर का जियोग्राफी भूगोल के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्राचीन काल में भारत का भूगोल। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारे भारत में प्राचीन भूगोल कैसा था, क्या था हमारा प्राचीन भूगोल। हम पूरे अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं उसके इस बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। अगर आप बीए में है आप जाकर के एक बार विजिट जरूर करना। इस चैनल पर आपको बीए से रिलेटेड 850 वीडियोस से भी ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे, तो जाकर के चैनल पर विजिट जरूर करना। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को जिसका नाम है प्राचीन काल में भारत का भूगोल। प्राचीन काल में हमारे भारत का भूगोल कैसा था? तो प्राचीन भारत में अगर हम भूगोल की बात करें तो हमारी जो भारतीय समृद्धि है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो बहुत पुरानी संस्कृति है। आदिकाल से ही हमारे यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती रही है। यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो ईसा से भी 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व मानी जाती है। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का कल्चर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अगर हम भूगोल के बारे में बात करें तो या तो खुदाई के द्वारा हमें पता चली है या फिर जो पुराने ग्रंथ हैं उनके द्वारा पता चली है। और अगर आप पुराने ग्रंथों की बात करेंगे तो भारत में दुनिया का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। जो सबसे ज्यादा भूगोल के बारे में अगर प्राचीनतम हम अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो चारों वेद थे उसी में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्राचीन भारत के भूगोल के बारे में जानने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहली चीज आती है इसमें आपका सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में क्या आता है? सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कि ये विश्व है, ये ब्रह्मांड है, ये चीजें हैं। उस समय ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जिसके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा सके। प्राचीन ऋषि मुनि है, ऐसे ज्ञान के आधार थे। अतः ज्ञान जो था वो जन साधारण में नहीं फैला हुआ था, क्योंकि जो भी ज्ञान की चीजें थी वो केवल ऋषि मुनि ही जानते थे। आम लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि उस समय बुक्स नहीं थे। और उसके बाद शुरू होता है दूसरा काल जिसको कहते हैं विशिष्ट भूगोल। स्पेशल जियोग्राफी स्टार्ट होता है। स्पेशल जियोग्राफी के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं और किसी क्षेत्र विशेष के उस समय में रहने वाले मानव, जल, थल, वायु, वनस्पति, पशु और सभी चीजों के बारे में धीरे धीरे ज्ञान पाना स्टार्ट हुआ। तो जो विशिष्ट भूगोल है उसको बांटा गया है 5 भागों में। पहला भाग विशिष्ट भूगोल में आता है आपका सिंधु सभ्यता काल, जिसको 4000 से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि 4000 से 1500 ईस्वी पूर्व था सिंधु सभ्यता काल। सिंधु सभ्यता काल में भौगोलिक ज्ञान की जो जानकारी थी ना वो बहुत कम थी, बहुत लो बोल सकते हैं कि बहुत कम चीजें थी जिससे हमें भौगोलिक ज्ञान के बारे में प्राप्त होता था। क्योंकि इस काल में कोई रचित ग्रंथ नहीं था। जो ये आपका सिंधु काल था, इस समय कोई भी बुक नहीं था, नो बुक्स थे उस समय कोई भी जिसको पढ़ करके आप जान सके कि भूगोल के बारे में क्या है, क्या चीजें हैं भूगोल के बारे में। ऐसा कोई बुक नहीं था। जो भी जानकारी थी वो या तो भूमि को खोद करके निकाले गए नगरों, सामान, प्राचीन अवशेषों, उन्हीं सबसे प्राप्त होती थी जो भी जानकारी थी। जैसे कि अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, तो इन सबसे जब खुदाई किया गया तो उन सब चीजों के बारे में जाना गया कि उस समय क्या चीजें थी, या भवनों के अवशेष मिले हो या कोई लिपि रहा हो, तो उन सब चीजों के बारे में हमें जानने को मिला है। तो इन सब तथ्यों से पता चलता है कि उस समय के लोगों को भूगोल के विभिन्न पक्षों की जानकारी थी। जब जमीन की खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जब निकला वहां से, तो वहां के लोगों को देख करके, वहां की संस्कृति को देख करके, वहां का जो स्ट्रक्चर था उसको देख करके पता चलता है कि हाँ, वहां के लोगों को भी जो है भूगोल के बारे में जानकारी आती। उस समय कैसी सभ्यता थी ये भी पता चल जाता है, क्योंकि उस समय के जो मकान बने थे, जो उसके नीचे पाए गए, वो सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि पक्के मकानों की तरह ही दिखाई दे रहे थे। उसमें आर्थिक दृष्टि से भी काफी काम किए गए थे, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, भवन निर्माण, नगर योजना, नौकायन, रसायन विद्या, इन सब चीजों का हमें ध्यान, जब हम सिंधु काल के बारे में पलटते हैं, देखते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हमें जानने को मिलता है कि ये सारी चीजें उस समय उपलब्ध थीं। इसके बाद आते हैं दूसरा, जिसका नाम है वैदिक काल। यह विशिष्ट भूगोल के भाग है। दूसरा वैदिक काल है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। इसको कहते हैं वैदिक काल। वैदिक यानी कि वेदों का काल। ये वो टाइम था जब आर्य भारत में आए थे और वेदों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। तो वेद ही ऐसे बुक्स थे जिनसे हमें भूगोल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने को मिला था। यानी कि कुछ ऐसा था जो लिखित रूप में आ सका था, जिसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। तो ये माना जाता है कि आर्यों ने या तो वेदों को लिख करके ही भारत में आए थे या फिर यहां आने के बाद लिखना शुरू किया था। इसमें थोड़ा सा मतभेद रहता है।
इसमें जो ग्रंथ पाए गए वो ग्रंथ क्या क्या थे? 4 ग्रंथ थे आपके वेदों में। वैदिक काल में क्या क्या था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद पाए गए। इनमें जो ऋग्वेद था वो मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे दुनिया के इतिहास उठा लीजिए, उसमें सबसे पुराने बुक की अगर नाम किया लिया जाए तो क्या होता है? ऋग्वेद। इसकी ऋचाओं में जो है पर्वत, नदियों, तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर नदियों की बात किया जाए तो उस समय नदी जो भी थे, जो आदिवासी थे, सब में मिलता है। अगर हम जो है पर्वत की बात करें तो उसमें हिमावंत और मुजावत नाम के पर्वतों का उल्लेख मिलता है। नदियों में बात करें तो ऋग्वेद में नदियों में का उल्लेख मिलता है, सरस्वती, सरयू और सिंधु को, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया था। इसमें सृष्टि की रचना, सूर्य की विशेषता, उसका प्रभाव, सौर मंडल और जीवों के विकास के लिए बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें उपलब्ध मिलती हैं। इसमें जंगली जीवों का भी उल्लेख किया गया है, बादलों की उत्पत्ति कैसे हुई, हवाओं का चलना, वर्षा का होना, हिमपात का होना, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें इन बुक्स में, इन वैदिक चीज़ों में ला रखा गया है, जिनसे हम कुछ कुछ हद तक चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट कर चुके थे और चीज़ों के बारे में जानने लगे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आगे आता है महाकाव्यों का काल। महाकाव्यों का काल 1600 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें महाकाव्यों की अगर बात करते हो तो 2 महाकाव्य आपके माइंड में आते हैं। पहला रामायण और दूसरा क्या होता है? महाभारत। यही 2 महाकाव्य आपके माइंड में आते हैं जब भी आप महाकाव्यों की बात करते हो तो रामायण और महाकाव्य। रामायण की बात करें तो 600 बीसी से 400 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। रामायण में अगर भौतिक काल की बात किया जाए कि उसमें भौतिक के बारे में क्या जानने को मिलता है या भौतिक समाज के बारे में क्या हमें देखने को मिलता है, तो इस पर अपना विचार रखते हुए डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है 3000 बीसी से 2000 बीसी के मध्य डॉक्टर राम जो है जयशंकर मिश्र ने माना है। वाल्मीकि रामायण में जो महाराज सुग्रीव है वो सीता की खोज में जब निकलते हैं, सुग्रीव की ही सेना थी ना, जो बाली की सेना थी, सुग्रीव को जब जीते बाली से तो उसके बाद सुग्रीव की सेना हो गई, तो उसने जब सीता की खोज में खोजी दल निकाले तो उससे तत्कालीन विश्व का जो मानचित्र है वो उभर करके सामने आता है, क्योंकि जब उन्होंने वहां पर अपनी सेना को भेजा तो जो दल पश्चिम में रक्त सागर, उत्तर में तिब्बत की तरफ, दक्षिण पूर्व में यवदीप और स्वर्ण मत्रिका तथा दक्षिण में सिंघल यानी कि श्रीलंका तक भेजे गए थे, तो विश्व का मानचित्र उभर करके आता है कि हाँ, जो अब हम मानचित्र देख रहे हैं वो चीजें उस समय थी। तो उस समय भी दिशाओं का ज्ञान हो गया था कि कौन सी दिशा थी, कहां पर क्या था। रामायण में अनेक प्रकार की जो अनेक तरह की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात किया गया है, वन क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है, नदी, पठार, मैदानों का नाम लिया गया है, जिससे उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि उस समय लोगों के बारे में बात किया गया है, उस समय के समुदायों के बारे में बात किया गया है, उसके जीवन शैली के बारे में बात किया गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इस रामायण से उस समय टाइम पीरियड के बारे में क्या चीज़ें थी, कैसा उनका भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति था, वो सब चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा महाकाव्य था महाभारत। महाभारत से हमें क्या जानने को मिलती है? महाभारत महाकाव्य जो है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्वेश्चन एंड आंसरिंग हुआ था, वही था महाभारत। भौगोलिक ज्ञान वेदों से मेल खाता है, यानी कि जो महाभारत का ज्ञान है वो वेदों से मेल खाता है। इसमें राज्यों, स्थान, नदियां, पर्वत, जो भी बातें की गई थी वेदों में, वही सारी चीजें हमें महाभारत में भी देखने को मिलती है और उसी सब चीजों के बारे में रिगार्डिंग बताया गया है। तो इससे इसकी सटीकता का और भी अच्छे तरीके से पता चलता है कि हाँ, ये करेक्ट है, ये अच्छा है, यानी कि इसके बारे में हमें जानने को मिला है। उस करेक्ट जो न्यूज था या उस समय पीरियड में जो लिखा गया था वो करेक्ट है, ऐसा मेल जब करते हैं महाभारत से और उसके बारे में तो पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पौराणिक काल, जो 1000 से 300 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक पौराणिक काल माना जाता है। जो 1000 से 300 ईसा पूर्व है, इसको माना जाता है पुराना, यानी कि पुराणों वाला युग, पुराना पुराण, और इसको कहा जाता है न्यू पुराण, यानी कि नया पुराण। तो इस मतलब 200 ईस्वी से 800 ईस्वी तक जो पुराण लिखे गए उसको नवीनतम पुराण कहते हैं और जो पहले लिखे गए थे उसको प्राचीनतम पुराण कहते हैं। तो पुराणों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हमें जानने को मिलती है। जैसे कि अगर आप पहले पुराण की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रह्म पुराण। अब ब्रह्म पुराण की अगर बात करें तो इसमें कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा करने की बात कहा गया है कि कृष्ण को इसमें जगन्नाथ के रूप में पूजा जाएगा। इसमें उड़ीसा में सूर्य, शिव और जगन्नाथ मंदिरों का वर्णन किया गया है, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। यानी कि ब्रह्म पुराण में अगर बात किया जाए तो कितने श्लोक हैं? 10,000 श्लोक हैं इसमें कहीं कहीं ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। आइए दूसरे पुराण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पुराण का नाम है परम पुराण।
परम पुराण इसमें सृष्टि खंड के में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भूमि खंड कैसे है, जो है पुष्कर क्या है, सील क्या है, तीर्थ स्थलों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जैन और मलेच्छ यानी कि मुस्लिम जनजातियों के बारे में बताया गया है। इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं। परम पुराण में कितने श्लोक हैं? 55,000। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि परम पुराण में कितने क्वेश्चन जो है हैं आपके जो क्या बोलते हैं इसको, श्लोक कितने हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। तीसरा है आपका विष्णु पुराण। थोड़ा थोड़ा इसी के बारे में जानते चलते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पुराणों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि कौन सा पुराण क्या है, हर पुराण के बारे में क्या बताना रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से आप जानते हुए चलिए। तीसरा है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है? इसमें लगभग 23,000 श्लोक हैं। कितने? 23,000 श्लोक है इसमें। और इसमें जो है जीवों, पृथ्वी की उत्पत्ति, सांप, 7 द्वीपों की उत्पत्ति, 7 समुद्रों की उत्पत्ति, इसमें खगोलीय सिद्धांत जैसे ज्वार का सिद्धांत हो गया, उज्ज्वल उत्पत्ति या चंद्रमा, सूर्य, इन सभी चीजों के बारे में बात किया गया है विष्णु पुराण में। आगे बढ़ते हैं। अगला पुराण है आपका वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो वायु पुराण को 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में वायु पुराण को बांटा गया है, जिसमें अगर अब बात किया जाए तो इसमें विभिन्न द्वीप, पर्वतों और नदियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें जम्बू द्वीप, मेरू, कैलाश, हिमावत, निषाद, पारिजात एवं जुरूधी पर्वतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है इस वायु पुराण में। अगले पुराण की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुराण का नाम है भागवत पुराण। कितने पुराण है पहले आप लोग ये बताइए? 18 पुराण है। आप लोगों को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लेता है कभी कभी कितने पुराण होते हैं। अगला है आपका भागवत पुराण। इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक हैं भागवत पुराण में। इसमें प्रियव्रत, अग्निधरा, राजाओं, ऋषभदेश, गंगा नदी और द्वीपों का वर्णन मिलता है। इसमें विविध प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। अगला पुराण की अगर बात किया जाए तो अगला पुराण है आपका नारद पुराण। 6 नंबर है क्या आपका? नारद पुराण। नारद पुराण में लगभग 25,000 श्लोक है। कितने? 25,000 श्लोक है नारद पुराण में। और इसमें विश्व उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अगला है आपका 7th आपका कि मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण क्या है? कितने इसमें श्लोक हैं? तो इसमें कुल 9,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में कितने श्लोक हैं? 9,000 श्लोक हैं। इसमें मानव समाज में प्रचलित जो नियम है उनके सभी आधार पर उनकी मान्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। क्या नियम है, क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 8 नंबर का अग्नि पुराण। अग्नि पुराण क्या है? अग्नि पुराण के बारे में अगर बात करें तो इसमें प्रथम अध्याय में भगवान के जो विभिन्न अवतार हुए थे, कितने अवतारों में पैदा हुए, उसके बारे में बात किया गया। और इसमें अगर श्लोकों की बात की जाए तो इसमें कुल 15,000 श्लोक पाए जाते हैं अग्नि पुराण में आपके। इसमें कुछ भारत के विभिन्न जो तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अगले पुराण की बात करते हैं। अगला पुराण है 9th नंबर का आपका भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में क्या है? इसमें लगभग कुल 15,000 श्लोक पाए जाते हैं भविष्य पुराण में, 15,000 श्लोक्स। और इसमें पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में जानकारी दिए गए हैं। और इसमें कलयुग का विशेष ध्यान रखा गया है। सॉरी, उधर लिखा रहा है, क्या बोलते हैं, इधर लिखते हैं, शायद लिखा जाए। कलयुग का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। कलयुग कब आएगा, कौन कौन सी चीजें होंगी, भविष्य के बारे में बात किया गया था ना, तो भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई गई। अगला पुराण है आपका बृहद्वैवर्त पुराण। बृहद्वैवर्त पुराण क्या है? इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं बृहद्वैवर्त पुराण में। और इसके बारे में अगर और बात किया जाए तो इसमें विष्णु पुराण जैसी जानकारियां मिलती है। जो विष्णु पुराण में जानकारियां हैं, क्या जानकारियां हैं विष्णु पुराण में? जिसमें अब खगोलीय सिद्धांत, ज्वार भाटा, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इसमें भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके 4 खंड हैं, जिसमें से पहले को ब्रह्मा, दूसरे को प्रकृति, तीसरे को गणेश और चौथे को कृष्ण के नाम से जाना जाता है बृहद्वैवर्त पुराण के बारे में। अगले पुराण के बारे में बात करते हैं। अगला पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में इसमें विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी देखने को मिलती है। इसमें कुल 11,000 श्लोक हैं। तो ये था लिंग पुराण के बारे में। अगला है आपका बाराह पुराण। बाराह पुराण में क्या है? इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये श्लोक आपको याद रखने होते हैं, किस पुराण में कितने श्लोक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाराह पुराण में 24,000 श्लोक है। इसमें भारत के जो तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उन्हीं के बारे में बात किया गया है। अगले पुराण की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुराण है 13 नंबर का स्कंद पुराण। स्कंद पुराण क्या कहता है? स्कंद पुराण में इसमें विभिन्न खंडों में विभिन्न प्रदेशों की जानकारी मिलती है। इसमें लगभग 21,000 श्लोक हैं स्कंद पुराण में। अगले पुराण की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुराण है 14 नंबर का वामन पुराण। वामन पुराण क्या है? इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, बालिकाश्रम, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थलों का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। अगले पुराण की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुराण है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या है? इसमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष,
इलावृत वर्ष, तपोवन, हिमालय प्रदेश, उसकी नदियां, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतुओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है मत्स्य पुराण के अंतर्गत। अगले पुराण की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुराण है आपका क्रूम पुराण। क्रूम पुराण क्या है? इसमें नदियों एवं जनपदों की जानकारी दी गई है और इसमें लगभग 17,000 श्लोक है। कितने श्लोक है क्रूम पुराण में? 17,000 श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 17 नंबर का गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या होता है? गरुड़ पुराण में ज्योतिषियों के बारे में बताया गया है, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बात किया गया है, हस्तरेखा जो हाथों को देख करके बताते हैं उसके बारे में बात किया गया है, बहुमूल्य पत्थरों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है। और इसमें श्लोकों की संख्या की बात की जाए तो गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक पाए जाते हैं। इसमें सूर्य की महिमा को आधार माना गया है, यानी कि सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है सूर्य को। अगले पुराण और अंतिम पुराण की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में अगर श्लोकों की बात करें तो कुल 12,000 श्लोक ब्रह्मांड पुराण में पाए जाते हैं। और इसकी अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा पुराणों के बारे में कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि भारतीय जो प्राचीन भारत है इसमें प्रमुख विद्वानों का भूगोल में क्या योगदान रहा है। भारत के जो कुछ प्रमुख विद्वान थे उनका भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। जैसे पहला नाम इसमें आता है आपका कि आर्यभट्ट का प्राचीन भारतीय भूगोल में योगदान। आर्यभट्ट का प्राचीन भारतीय भूगोल में क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो प्राचीन भारत को खगोल विज्ञान की सबसे अधिक प्रगति जो है वो गुप्त राजाओं के काल में मिली। किसके शासनकाल में भारत में सबसे ज्यादा खगोल के बारे में जानकारियां मिली या प्रगति मिली? गुप्त राजाओं के काल में। आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था वो 473 ईस्वी में हुआ था, 476 ईस्वी में। अनेक विद्वानों का मत है कि आर्यभट्ट का जो समय था वो 200 वर्ष पूर्व था ईसा से, यानी कि ईसा से भी 200 वर्ष पूर्व था। और ये जो आर्यभट्ट थे ये द्वितीय आर्यभट्ट थे। इसी तरह से विख्यात जो विक्रमादित्य, धुरंधर, बाराहमिहिर इन्हीं के पूर्ववर्ती थे। इसी के बारे में बात किया गया। इनका जन्म जो है पटना के में हुआ था। आर्यभट्ट और तंत्र नामकीय ग्रंथ, आर्यभट्ट ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टीय। क्या बुक का नाम था? आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। और दूसरा बुक का नाम था तंत्र नामक। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस बुक लेखन में। शायद मैंने इसके पे स्लाइड बनाए हुए नहीं बनाई है। तो आर्यभट्ट का इन्हीं सब चीज़ों में योगदान, इनका योगदान की अगर बात किया जाए तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने सूर्य को स्थित और पृथ्वी को एक गोलाकार गतिशील पिंड बताया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है हमारा वो क्या है? स्थित है। जो हमारा सूर्य है ये अपनी जगह पर क्या है? स्टेबल है। हमारी जो पृथ्वी है ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है। और उससे पहले तक क्या कॉन्सेप्ट था और उसके बाद भी यही कॉन्सेप्ट माना गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा माना जा रहा था। और ये मान्यता लगभग 18वीं शताब्दी तक चलती रही, जब तक कोपरनिकस ने ये बताया नहीं। तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था, या लगभग 4वीं शताब्दी में ही आर्यभट्ट ने इस बातें बता दिया था, लेकिन इसको मान्यता तब मिली जब किसी अंग्रेज ने बताया इसके बारे में। तो ये था आर्यभट्ट का योगदान। उसके बारे में जो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें इसमें बताया जो है कि कितना मेल उसका पथ होता है, किस पथ पर वो गति करता है, ये सारी चीज़ों में आर्यभट्ट का योगदान रहा। अगले विद्वान जो भारत के विद्वान है उसका नाम है बाराहमिहिर। इनका प्राचीन भारतीय भूगोल में क्या योगदान रहा है? तो आर्यभट्ट के बाद सबसे अधिक कोई अगर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ है तो वो बाराहमिहिर ही थे। इनका जन्म अवंतिका के पास क्रफित्क नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आदित्य दास था और वो सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य के प्रताप से ही उन्हें बाराहमिहिर की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म लगभग 490 ईस्वी या उसी के आसपास माना जाता है। अनेक विद्वानों का इस बारे में मत है कि ये बाराहमिहिर भी द्वितीय बाराहमिहिर थे। इनसे पहले भी एक बाराहमिहिर हो चुके थे जो कि ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व थे। तो ऐसा कुछ मान्यता इसके बारे में बताया जाता है। इनकी कुछ बुक थी जो कि बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे कि अगर आप इनकी बुक्स की बात करोगे, शायद बुक्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट उनकी बुक्स जो है वो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक, ये बहुत ही फेमस उनकी बुक्स थी जिससे हमें भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला विद्वान की तरफ। तीसरा नंबर पे आता है नाम ब्रह्मगुप्त का। इनका प्राचीन भारत के भूगोल में क्या योगदान है? तो ब्रह्मगुप्त का जो जन्म हुआ वो 598 ईस्वी में हुआ था और आर्यभट्ट और बाराहमिहिर के बाद भारतीय ज्योतिषियों में ब्रह्मगुप्त का नाम उल्लेखनीय है।
इनका जन्म भीलमात नामक स्थान पर हुआ था जो गुजरात और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है और इनके पिता का नाम विष्णु था। ज्योतिषी शास्त्र में इनकी काफी गहरी रुचि थी और इनके ग्रंथ जो ब्राह्म स्फुट है उसी सिद्धांत पर आधारित है। इनका प्रस्तावना में शुद्ध परिणामों प्रत्यक्षीकरण द्वारा शोधित करने का विधान वर्णित मिलता है, हमें इसमें देखने को मिलता है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगले विद्वान की तरफ। अगला विद्वान है आपका भास्कराचार्य। अगले विद्वान के नाम में नाम आता है किसका? भास्कराचार्य का। किनका प्राचीन भारत के भूगोल में क्या योगदान रहा है? तो भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में होता है। इनका ग्रंथ का जो नाम है बहुत फेमस ग्रंथ था शिरोमणि, जो बहुत ज्यादा हद तक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है इनके बारे में। तो तथा गुरुत्व, ये मानते थे कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं जो है एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करती हैं या खिंची हुई रहती हैं। इस विवेचना से स्पष्ट है कि न्यूटन ने से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचार्य ने इस बारे में बता दिया था। न्यूटन ने तो जाकर के 16वीं शताब्दी में बताया, लेकिन उससे पहले ही ये भास्कराचार्य ने बता दिया था कि जो पृथ्वी है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो एक दूसरे को खींच करके रखती है, अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है। और इन्होंने क्या बताया था इस चीज के बारे में? वेदों में जो सिद्धांत थे उनको उसका इन्होंने शुद्ध रूप में अभिव्यक्ति किया और उसको भूगोल के रूप में बताया कि भूगोल में इसका क्या योगदान रहा है। भास्कराचार्य द्वारा रचित जो एक ग्रंथ था करण कुतूहल, इसमें ग्रहों की गणना करना बहुत सरल रूप से उन्होंने बताया, जिससे पंचांग बनाने में सहायता मिलती है। जो आज पंचांग बनते हैं ना, उसमें इनके बहुत बड़ा योगदान है, उससे पंचांग बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है वो। परवर्ती अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों ने भास्कराचार्य के ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुवाद किया है, जिसका उन्होंने बहुत कुछ लाभ लिया है। तो ये थे भास्कराचार्य। तो ये था दोस्तों हमारा पहला चैप्टर, जिसमें हमने भारत के भूगोल के बारे में जाना कि प्राचीन भारत में काल में भारत का भूगोल कैसा था, प्राचीन काल में भारत के भूगोल का विकास कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट जरूर करना, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।